हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरर्स की। हम कोई भी जो मेज़रमेंट करते हैं वो मेज़रमेंट हमेशा अप्रॉक्सीमेट होती है, क्योंकि उस मेज़रमेंट में कोई ना कोई एरर ज़रूर होता है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एरर्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझें ताकि हम अपने एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकें। जनरली जो हमारे एरर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? ये जनरली एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये या तो पॉजिटिव होंगे या फिर ये नेगेटिव होंगे। ठीक है। सिस्टमैटिक एरर्स के अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला जो सोर्स होता है जिससे कारण हमारा सिस्टमैटिक एरर आ सकता है किसी भी मेज़रमेंट में, वो होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर का होना, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंट में एरर क्यों होगा? या तो मेरा इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन इम्परफेक्ट होगा, या फिर उसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, या फिर उसके अंदर कुछ ज़ीरो एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का अगर हम एग्जांपल देखें तो बेस्ट एग्जांपल है, आप वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हो। वर्नियर कैलिपर में आपको पता है दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपका कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है। सपोज करो आपका वर्नियर कैलिपर फुल बंद नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आपका मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या आया? ज़ीरो एरर आया। ठीक है, क्योंकि आपका ज़ीरो से ज़ीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, और वो एरर क्या है? इंस्ट्रूमेंट के कारण है। सो डेट इज़ योर इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो अगर हम इसको कम कर दें तो हम हमारा एरर को कम कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम कम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जिसमें कोई एरर ना हो, उसकी हम कैलिब्रेशन अच्छे से करें, उसका डिज़ाइन अच्छा हो, मतलब हम बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें। सेकेंड एरर जो जनरली आता है वो आता है कि हम जो भी प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं या हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, उसमें कोई ना कोई एरर है, उसमें कोई ना कोई इम्परफेक्शन है। ठीक है। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। लाइक इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आपने बचपन में देखा होगा कि जब हमें फीवर होता था तो क्या करते थे? थर्मामीटर को हमारी आर्मपिट में लगाते थे। ठीक है। लेकिन उसका एक्यूरेट मेथड क्या है, उसका परफेक्ट मेथड क्या है कि थर्मामीटर को हमें टंग के नीचे रखना होता है। अब बेबीज़ के तो हम टंग के नीचे रख नहीं सकते, तो हम उनके आर्मपिट में लगा के चेक करते हैं, जिसके कारण क्या है, आपके रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। ठीक है। तो वो एरर किसके कारण आया? क्योंकि आपने मेथड ही गलत चूज़ किया। तो आप इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो कि जो आपकी टेक्निक है या जो आपका प्रोसीजर है आप उसको अच्छे से चूज़ करो, अच्छे से उसको इम्प्रूव करो, सो डैट कि आपका वो एरर मिनिमाइज़ हो जाए। थर्ड जो होता है जिसके कारण हमारे सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं वो होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है कि जो इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो थोड़ा सा बायस हो गया। ठीक है। उसने प्रॉपरली रीडिंग्स नहीं ली, उसने सेटअप नहीं ठीक किया, या उसकी गलती से वो एरर आया। ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज़ आपको बोला जाता है हमेशा ही कि जब भी आपने कोई रीडिंग लेनी है, कोई भी स्केल नोट करना है, तो उसकी जो नीडल है वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर देखनी है। अपने हेड को लेफ़्ट या राइट बेंड करके नहीं देखना है। लेकिन सपोज़ अगर आप उसे बेंड करके देख रहे हो, आपकी हैबिट है कि आप जब भी कुछ नोट करते हो आप अपने ना हेड को लेफ़्ट साइड बेंड कर लेते हो, तो उससे क्या होगा, आपको आपकी नीडल आपकी जो एक्यूरेट पोजीशन है उससे थोड़ा सा आगे नज़र आएगी, शिफ्टेड नज़र आएगी, जिससे कि आप रीडिंग गलत नोट करोगे, तो वो आपका हो जाएगा पर्सनल एरर। ठीक है। तो इसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि आप ऐसे बायस मत हो। ठीक है। अगर आपकी आदत भी है कि आप लेफ़्ट साइड या राइट साइड अपना हेड बेंड करके देखते हो, देन स्टिल उस प्रैक्टिस को ठीक करो और स्ट्रेट उस रीडिंग को नोट करो। तो उस तरह से क्या है, हम हमारे पर्सनल एरर को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब बात आती है रैंडम एरर्स की। तो रैंडम जैसे वर्ड ही बता रहा है कि वो रेगुलर नहीं होंगे, दे विल बी इर्रेगुलर। ठीक है। उनका जो साइन है, मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव, वो रेगुलर नहीं होगा। ठीक है। और उसका जो साइज़ है, मतलब वो एरर कितना आएगा वो भी कुछ फिक्स नहीं होगा, कितना भी आ सकता है कभी भी। लाइक ये जनरली क्यों आते हैं, हमारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसमें जब फ्लक्चुएशंस होती हैं उसके कारण हमारे रैंडम एरर्स आते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस में फ्लक्चुएशंस मतलब जैसे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो जाना, आज टेम्परेचर कुछ है, कल टेम्परेचर कुछ और होगा।
वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो जाना, ठीक है, या फिर मेरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो रही हैं, जिसके कारण भी क्या है, मेरा रैंडम एरर आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रैंडम एरर, ठीक है। या फिर जब मैं एक एक्सपेरिमेंट को मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ तब भी क्या है, उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है, डेट इज़ ऑल्सो अ रैंडम एरर, ठीक है। जैसे सपोज़ आपने आज एक्सपेरिमेंट किया, आप कल फिर से वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो आपका टेम्परेचर से भी रिलेटेड नहीं है, फ्लक्चुएशन से भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्टिल उसके अंदर कोई ना कोई आपके फ्लक्चुएशंस आएंगे ही आएंगे ड्यू टू योर पर्सनल कंसेंट ऑल्सो, तो उसे हम बोलते हैं रैंडम एरर्स, ठीक है। अब बात आती है लीस्ट काउंट एरर की। तो लीस्ट काउंट ये वर्ड जो है ना, ये आप अपने एक्सपेरिमेंट्स में बहुत बार यूज़ करते हो। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आप अपने इंस्ट्रूमेंट से नोट कर सकते हो उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक है। लाइक मैंने आपको बताया था कि मीटर स्केल जो होता है उसमें हमारी 0 और 1 के बीच में 10 डिवीज़न्स होती हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसके बीच में 10 डिवीज़न्स होती हैं, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर क्या होता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन से जो एरर एसोसिएटेड है उसे हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। मतलब लाइक मैं मीटर स्केल की बात लूँ तो मीटर स्केल की रेजोल्यूशन कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर्स, मतलब मैं उससे सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर की लेंथ ही नोट कर सकती हूँ, इससे स्मॉल मैं नोट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन सपोज़ मेरे को जो लेंथ नोट करनी है वो है 0.105 सेंटीमीटर्स। अब इसके कारण तो मीटर स्केल को यूज़ करके तो मेरी लेंथ आएगी 0.1 सेंटीमीटर्स। तो ये जो 0.005 सेंटीमीटर्स का डिफरेंस है, डेट इज़ अवर एरर। और वो क्यों आया? मेरे इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन के कारण आया। तो इसे हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? लीस्ट काउंट एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें वो हमारे हाई प्रिसीजन के हों, हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को हम इम्प्रूव करें, उससे हम हमारा लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम सपोज़ नहीं ऐसा कर पा रहे हैं, हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ कर पा रहे जिसकी हाई प्रिसीजन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उस रीडिंग को बहुत बार ले सकते हैं, बहुत बार हम उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, फिर उसका हम मीन ले लेते हैं, जिससे कि क्या है, हम अप्रॉक्सीमेटली उस वैल्यू तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। अब हाई प्रिसीजन का जैसे मैंने आपको बोला, जैसे अब ये वाली लेंथ थी, इसके लिए अगर हम मीटर स्केल ना यूज़ करके हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज यूज़ करें तो हो सकता है कि हमारा ये एरर ना आए, ठीक है। तो ये बात थी हमारी सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर्स की। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है कि हमारी जो भी क्वांटिटी है उसकी ट्रू वैल्यू का डिफरेंस ले लें अगर हम विद द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मैंने कोई मेज़रमेंट्स ली किसी क्वांटिटी की और वो मेज़रमेंट्स आई A1, A2, A3 अप टू AN, ठीक है। तो मुझे इसकी सपोज़ ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसकी ट्रू वैल्यू के लिए क्या करूँगी? मैं इसका ना मीन ले लूँगी, उस मीन को मैं उसकी ट्रू वैल्यू मान लूँगी। तो A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइडेड बाय N, ये हो जाएगा इसका मीन, ठीक है। एंड दैट मीन विल बी टेकन एज इट्स ट्रू वैल्यू, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता। अगर हमें ट्रू वैल्यू पता है तो हम डायरेक्टली ट्रू वैल्यू में से A1 को, A2, A3 इन सबको माइनस करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो हमारा एब्सोल्यूट एरर इन वन, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो हमने मेज़र करी, उसमें जो एरर आया डेट विल बी डेल्टा A1, डेट विल बी इक्वल टू A मीन माइनस A1। सिमिलरली डेल्टा A2 विल बी A मीन माइनस A2, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हम सारे एब्सोल्यूट एरर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है, यहाँ से जो हमारा डेल्टा A1 डेल्टा A2 आएगा वो हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, लेकिन हमें सिर्फ उसका पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। अब क्या है, जो हमने ये सारे
इस तरह से हमने डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा A1, डेल्टा A2 ये सब निकाले, ठीक है। ये जो हमने सारे एब्सोल्यूट एरर्स निकाले, अगर हम इन सब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लें तो उसे हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा A मीन विल बी इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, समेशन डेल्टा AI डिवाइडेड बाय n, I गोज़ फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगर हम कोई एक सिंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू आ रही है, उसकी जो रेंज आ रही है वो क्या आएगी, डेल्टा A मीन प्लस माइनस उसमें जो एरर है डेट इज़ डेल्टा A मीन, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू आपकी A मीन प्लस डेल्टा A मीन से लेके A मीन माइनस डेल्टा A मीन, इस रेंज में आपकी वैल्यू वो लाई करेगी, ठीक है। सेकेंड, अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। रिलेटिव जैसे आपको वर्ड ही बता रहा है कि वो किसी के रिलेटिव होगा, मतलब वो किसी की रेशियो होगा। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर की रेशियो अगर हम लें विद mean value, the ratio of mean absolute error to mean value of quantity is known as relative error. And the last is percentage error. percentage error क्या होता है, अगर हम relative error को परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो उसे हम बोल देते हैं परसेंटेज एरर। इसे हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल्टा ए विल बी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर। तो ये तीन तरह के आपके एरर्स होते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। अब नेक्स्ट बात आती है कम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि सपोज़ हमने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो या तो आपस में ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो उसमें हम एरर को कैसे निकालेंगे। जैसे हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है डेट इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको मास में एरर पता है, वॉल्यूम में एरर पता है, तो आप डेंसिटी में एरर कैसे निकालोगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम ये कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मेरा जो क्वांटिटी है वो ऐड हो रही है या फिर हम उसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मतलब सम या डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सपोज़ मैंने दो क्वांटिटीज़ ली ए एंड बी जिसमें एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए डेल्टा बी। तो आप कैसे लिखोगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सपोज़ मैं इनके सम की बात कर रही हूँ तो z विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हमें एरर निकालना है तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या आ जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b विच विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ से आपका डेल्टा z क्या आया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, ये आया। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या आएगा, a माइनस बी, यहाँ माइनस आ जाएगा, आपका यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। यहाँ पे बस आप क्या लिख दोगे, माइनस प्लस लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आप इसको प्लस माइनस लिख सकते हो, तो ये आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा z की, डेट विल बी योर प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो जो आपका मैक्सिमम एरर क्या होगा, a का एरर प्लस b का एरर विल बी योर एरर इन द z, ठीक है। तो मतलब जब हम कोई दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच, सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ ईच फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। अब बात हम करते हैं अगर हम उनको प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सेम लेंगे कि हमने दो क्वांटिटीज़ ली a एंड b, ठीक है। a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इज़ b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम बात कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट की। सो z इक्वल्स टू ab।
तो z प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b। इनका अगर हम प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी, या इसको आप बी डेल्टा ए ऐसे लिख लो, एंड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब इस पूरी इक्वेशन को आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को z से डिवाइड कर दो, और z किसके इक्वल है, ए बी के। तो क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड विल बी इक्वल टू, ए बी से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आया, यहाँ क्या आएगा, डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। अब क्या है, आपका डेल्टा ए एंड डेल्टा बी बहुत स्मॉल है, तो इनका प्रोडक्ट और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो हम इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा जेड प्लस माइनस, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा जेड बाई जेड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, ये डिवीज़न के लिए भी वैलिड होता है। तो अगर हमें मैक्सिमम निकालना है, जैसे हमने उसमें किया था, हम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, हम दोनों को ऐड कर लेंगे। सो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी विल बी द मैक्सिमम एरर इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब अगर हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा रिलेटिव एरर है वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ ईच इंडिविजुअल क्वांटिटी। ठीक है, लास्ट हम बात करेंगे कि अगर हम उसकी पावर की बात करें, मतलब अगर मेरी जो क्वांटिटी है वो कुछ पावर, उसकी कुछ हम पावर रेज कर रहे हैं, तब क्या होगा, लाइक इफ़ z इज़ इक्वल टू a टू द पावर k। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, सपोज z इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए। ठीक है, अभी जो हमने रूल डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग डेल्टा z बाई जेड क्या आएगा, डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा a बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा a बाई ए, मतलब जो उसकी पावर थी उससे हम उसके इंडिविजुअल एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर सपोज मेरा z है a रेज टू पावर p b रेज टू पावर q अपॉन c रेज टू पावर r, तो जो इसमें मेरा एरर है वो क्या आएगा, डेल्टा z बाई जेड विल बी इक्वल टू p डेल्टा a बाई ए प्लस q डेल्टा b बाई b प्लस r डेल्टा c बाई c। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई फिज़िकल क्वांटिटी डेट इज़ रेज टू पावर k हो, तो उसका रिलेटिव एरर क्या आएगा, द रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू k टाइम्स द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो ये थी बात कम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। तो आज हमने क्या डिस्कस किया कि एरर्स क्या होते हैं, देन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स, देन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर्स, एंड देन द कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की एंड कैसे हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं उसकी। तो अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और अगर आपका कोई भी टॉपिक रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।